चैप्टर नंबर 3, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लो। उसमें पहले सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आपका, वैसे तो मैं मेरी तरफ से जहाँ तक कंफर्म हूँ एज पर न्यू सीबीएसई सिलेबस, ये आपके बोर्ड के पेपर में कहीं से भी आने वाला नहीं है, ठीक है, बट स्टिल मैं आपको पढ़ा देता हूँ क्योंकि भैया कुछ स्कूल वाले जो है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब समझो। तो पहले मैं आपको डाउनस्ट्रीम समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब जरूरी नहीं है डाउनस्ट्रीम, मैं कुछ भी समझा सकता हूँ। अब आप देखो पहले, ये हमारी एक नदी बह रही है एरो वाली डायरेक्शन में, ठीक है, ये एरो वाली डायरेक्शन में हमारी एक नदी बह रही है, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी नाव चल रही है, बोट, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बोट चल रही है। दूसरा केस क्या है हमारे पास, इस डायरेक्शन में तो हमारी नदी बह ही रही है, और जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में बोट भी फ्लो कर रही है, उसी डायरेक्शन में भी बोट फ्लो कर रही है। तो देखो, जब जब नदी की डायरेक्शन, नदी के बहने को अपन स्ट्रीम बोलते हैं, तो जब स्ट्रीम के डायरेक्शन के अपोजिट बोट की डायरेक्शन मूव करती है तो वो केस होता है अपस्ट्रीम का। किसका केस होता है बेटा? अपस्ट्रीम का। और जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है अगर बोट भी उसी डायरेक्शन में जाए तो वो केस होता है डाउनस्ट्रीम का। कौन से स्ट्रीम का? डाउनस्ट्रीम का, डाउनस्ट्रीम का, ठीक है। अब कुछ बातें और जाननी है। देखो, बोट ना दो तरीके से बहेगी, एक तो बहते हुए पानी में और एक रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर में। तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड अलग होती है और बहते हुए पानी में स्पीड अलग होती है। तो सबसे पहले मैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, उसको x किलोमीटर पर आवर, कभी फंसो ना इसके लिए ना, इसको हमेशा x किलोमीटर पर आवर ही कंसीडर करना है। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ही कंसीडर करना। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब है नदी की स्पीड, नदी किस स्पीड से बह रही है, b, y किलोमीटर पर आवर। कितना लेना? y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितना रहेगा? y किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात? तो ये तो आपको कंसीडर करके चलना है, ये आपको कंसीडर करके चलना है, याद रखना है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट चले, वो अपस्ट्रीम का केस है। डाउनस्ट्रीम का मतलब है जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, नदी बह रही है, उस डायरेक्शन में बोट चले, वो डाउनस्ट्रीम का केस है। अपस्ट्रीम के लिए और डाउनस्ट्रीम के लिए कुछ फैक्टर आपको कॉमन रखने हैं, जैसे बोट की स्पीड जो है स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर लेनी है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, नदी के बहने की स्पीड को हमेशा y लेना है, हमेशा y लेना। तो आप फंसोगे नहीं, मेरा ये कन्वेंशनल तरीका है मेरा, कभी फंसोगे नहीं। अब तुम्हें पता है ना, एक चीज बताओ, तुमने कभी ये फील किया होगा कि जिस डायरेक्शन से तुम जा रहे हो, मतलब जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है, अगर तुम साइकिल उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलाओ, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है साइकिल तुम उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलाओ, तो साइकिल चलाने में दिक्कत होती है, उसकी स्पीड घटने लगती है, उसकी स्पीड घटने लगती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अपस्ट्रीम, वो बेटा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। मतलब स्टिल में जो स्पीड थी उसमें से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अपस्ट्रीम हमारा रहेगा बच्चों x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये आपको याद रखना, ठीक है। कितना? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन डाउनस्ट्रीम,
कौन सी स्ट्रीम में? डाउन स्ट्रीम में। तो ये होती है बेटा आपकी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। कितनी होगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है, अगर आप उसी डायरेक्शन में चलाओ ना, तो ऐसा लगता है पीछे से हवा धक्का मार रही है और साइकिल चलाने में आसानी होती है। मतलब आपकी गाड़ी की या साइकिल की स्पीड थोड़ी सी बढ़ने लगती है। ठीक है, वो किस फैक्टर से बढ़ती है? जितनी स्पीड हवा की है। ऐसे ही नाव में भी यही होता है। नाव जब सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं स्ट्रीम चल रही है, नाव मतलब नदी बह रही है, तो नाव की स्पीड में क्या होगा? स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी और इसी को बोलेंगे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन डाउन स्ट्रीम। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद ही करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब रुके हुए पानी में बोट जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। इट कैन गो 20 किलोमीटर टू अपस्ट्रीम। वो ना नदी के अपोजिट डायरेक्शन में 12 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। बोट जो है नदी के जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 12 किलोमीटर गई, और उसके बाद डाउन स्ट्रीम में नदी वाली डायरेक्शन में जिसमें नदी बह रही है उस डायरेक्शन में खुद बह के आई 12 किलोमीटर वापस। तो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई और 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई है। और 12 किलोमीटर आने और 12 किलोमीटर जाने में जो टोटल टाइम लगा है, वो 2 घंटा 45 मिनट का लगा है। 2 आवर 45 मिनट्स का लगा है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम्स। स्ट्रीम की स्पीड बताओ, स्ट्रीम की स्पीड बताओ आप। ठीक है, तो यहाँ देखो गौर से, ऊपर वाली जो लाइनें लिखी है वहाँ मैच करो। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर। हम ये कंसीडर करते थे, ये अपन कंसीडर करते थे। तो यहाँ पे देखो हमें क्या चीज़ गिवन दी है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इस कितना दिया है? 11 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। ठीक है, अब इस हटा दो, इक्वल टू कर दो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और स्ट्रीम की स्पीड को अपन y लेते थे, तो मतलब अभी भी हम वही करेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। कितना? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब क्या हुआ? 2 केस चल रहे हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, बहुत गौर से समझो। एक केस अपस्ट्रीम का है और एक केस डाउनस्ट्रीम का है। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है? तो 12 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या थी? तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और तुम्हारा यहाँ पे जो x है ना वो 11 है। x कितना है? 11। अब देखो x किसको बोलते थे? स्टिल वाटर को। स्टिल वाटर की स्पीड आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 11 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये सब लिख के आना, किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? तो देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई होती है, लेकिन यहाँ पे x आप किसको कंसिडर कर रहे हो? स्टिल वाटर को, और वो स्पीड ऑलरेडी 11 दी हुई है। तो 11 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज देखो, आप लोगों को सभी को पता है यहाँ पे टाइम। ठीक है, टाइम का यू नो दैट कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। देखो अपस्ट्रीम में अलग टाइम लगेगा, डाउनस्ट्रीम में अलग टाइम लगेगा, लेकिन दोनों को मिलाकर 2 घंटा 45 मिनट दिया है। दोनों को मिलाकर 2 घंटा 45 मिनट दिया है। तो इसको मैं T1 मान लेता हूँ। तो T1 में डिस्टेंस है तुम्हारा 12 किलोमीटर और स्पीड है बेटा 11 माइनस वाई। और इसको T2 मान लेता हूँ। डाउनस्ट्रीम में कितनी देर चली वो? तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और क्या बोला? दोनों का टोटल टाइम जो है, दोनों का टोटल टाइम यानी T1 प्लस T2 जो है वो हमारा 2 आवर 45 मिनट्स
2 आवर 45 मिनट्स। तो T1 देखो हमारा 12 बाई 11 माइनस वाई प्लस 12 अपॉन में 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। और देखो आर 45 मिनट्स को ना आप उसको भी आर में चेंज करना पड़ेगा, तो 45 बाई 60 करते हैं। कितना करते हैं? 45 बाई 60। ठीक है, 2 होल मतलब दो तो पूरे घंटे लगे हैं, और 45 बाई 60 क्योंकि आपको पता है मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो नाउ लुक हियर, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेने के लिए। 12 11 प्लस वाई प्लस 12 11 माइनस वाई, और होल में ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एलसीएम के लिए, तो 11 माइनस वाई 11 प्लस वाई। अब इसको अगर आप काट सकते हो ना तो कट जाते हैं ऐसे। ठीक है, 3 अपॉन 4, तो ये आ गया 2 होल 3 बाई 4। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। तो 12 इंटू 11 बेटा 132 होता है, मैं सीधे सीधे सॉल्व कर रहा हूँ। 132 प्लस 12 बाय प्लस 132 माइनस 12 बाय, और नीचे आएगा आपका 11 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और 2 होल 3 बाई 4 को सॉल्व करना है, तो 2 4 जा 8 प्लस 3 11 बाय 4। अब देखो 12 बाय से 12 बाय कैंसिल हो जाएगा, 132 और 132 इज 264, और 11 का स्क्वायर 121 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 11 बाय 4। ठीक है, 11 बाय 4। ठीक है, तो अब देखो जरा गौर से, अब इनको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 264 इंटू 4 इज इक्वल टू 11 टाइम्स 121 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 264 को जब तुम 11 से करोगे तो 24 आता है। ठीक है, 264 इंटू 4 अपॉन में 11 इज इक्वल टू 121 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा जब तुम इसको 11 से काटोगे 1 जा 24 जा, और 96 इज इक्वल टू 121 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर इधर भेज दो, 96 को इधर भेज दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121 माइनस 96, वाई स्क्वायर की वैल्यू बेटा 25, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस 5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। माइनस का तो ले नहीं सकते ना क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, तो द स्पीड ऑफ बोट नहीं, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में यूज होने वाली कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहला तो भैया आपको पता है कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किस फॉर्म की होती है? इस फॉर्म की। ठीक है, अब ठीक है इस फॉर्म की होती है। तो अगर तुम्हारा a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू बेटा b1 बाय b2 आ जाए, ठीक, तो जो तुम्हारी लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, यूनिक और वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक या वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब अगर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय, तो बेटा अगर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, c1 बाय c2, c1 बाय c2 हो, तो c1 बाय c2 हो, तो जो हमारी लाइंस आएंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, और ये दोनों ही केस, ठीक है, ये दोनों ही केस
जो हैं वो कंसिस्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनके सॉल्यूशन आते हैं। तो जो जिन पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन आए उन्हें कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। फिर एक केस और है कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो हो, मगर वो c1/c2 के इक्वल ना हो, तो लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस आएंगी और सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। उसमें पता है क्या होता है, देखो जब तुम वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो या तो x वाला वेरिएबल गायब हो जाएगा या y वाला, या दोनों ही वेरिएबल ही नहीं बचेंगे। उसमें ऐसे आता है जैसे -4 इक्वल टू 3 बच जाएगा, -4 इक्वल टू 3 बच जाएगा ऐसे। और ये आपका केस इनकंसिस्टेंट का होता है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इन सब पे ना एक एक क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। इन पे हम सब पे एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है कल के पेपर में आपको नजर आ सकता है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन फॉर, मैंने ना शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। दो इक्वेशन दी होती हैं, x - 2y = 3 एंड 3x + ky = 1, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व कैसे करोगे, लिखना कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन जो तुम्हारा a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 आना चाहिए। a1 तुम्हारा 1 है और a2 तुम्हारा 3 है, उसके बाद b1 जो है तुम्हारा -2 है और b2 जो है तुम्हारा k है। बस अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 × k इज नॉट इक्वल -2 × 3, तो k इज नॉट इक्वल टू -6, ठीक है। तो k की वैल्यू -6 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। k की वैल्यू -6 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k 3x + 2ky = 2 and 2x + 5y = 1 आर पैरेलल, आर पैरेलल, ठीक है। क्या होंगी, पैरेलल। तो देखो लिखो क्या बेटा यहाँ पे कि फॉर पैरेलल सॉल्यूशन, फॉर पैरेलल सॉल्यूशन कंडीशन जरूर लिख के आना कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो a1 है 3, a2 है 2 इज इक्वल टू, अब तुम्हारा जो b1 है वो 2k है और c1 जो और b2 जो है वो 5 इज नॉट इक्वल टू 2/1। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ये दो देखो, उसमें k भी है और वैल्यू भी निकल आएगी। तो 3/2 इज इक्वल टू 2k/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 इज इक्वल टू 2 × 2k, ठीक है। तो 15/4 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू 15/4 जब होगी, तो k की जगह तुम जब 15/4 रखोगे ना, तो जो इक्वेशन बनेगी वो इन पैरेलल सॉल्यूशंस या पैरेलल लाइंस देगी, पैरेलल लाइंस देगी आपको, ठीक है। और देखो इसमें आगे ना एक सॉल्यूशन और भी आएगा। अब तुम एक बार ये वाला कंसिडर कर लेना, 2k/5 इज नॉट इक्वल टू 2/1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2k इज इक्वल टू 2 × 5 नॉट इक्वल टू 5, तो k इज नॉट इक्वल टू 2 × 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो k की वैल्यू 5 भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और k की वैल्यू 15/4 होनी चाहिए, ठीक है। पैरेलल सॉल्यूशंस के लिए k की वैल्यू 15/4 होनी चाहिए, मगर 5 नहीं होनी चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ समझो अभी, ठीक है। तो अब ये कह रहा है फाइंड a and b if equations have infinitely many solutions। तो x + 2y = 1
एक ये इक्वेशन और दूसरी क्या है, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू a प्लस बी माइनस टू। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो आप लिखना कि फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। तो a1 जो है हमारा बेटा 1 है और a2 जो है वो a माइनस b है, b1 हमारा 2 है और b2 जो है वो a प्लस b है, c1 1 और ये a प्लस b माइनस। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो पहले 1 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस बी एक तरफ, ठीक है, एक तरफ ये सॉल्व करना और दूसरी तरफ 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 2, दो दो करके, पहले दो और फिर लास्ट के दो, ऐसे करके सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा और 2a माइनस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2a माइनस 2b। देखो माइनस का 2b उधर चला जाएगा, a इधर आ जाएगा, तो b प्लस 2b इज इक्वल टू 2a माइनस a। तो a की वैल्यू 3b आ जाएगी, a जो है वो 3 b के 3 गुना है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, तो 2a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 1a प्लस बी। सॉल्व करेंगे 2a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू बेटा a प्लस बी। अब सबको लेफ्ट साइड ले आओ, तो 2a माइनस a 2b माइनस बी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a माइनस नहीं a प्लस बी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पुट a इज इक्वल टू 3b, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू इक्वेशन 1 में 3b है, तो 3b प्लस b माइनस 4 इक्वल टू 0, 4b माइनस 4 इक्वल टू 0, 4b इक्वल टू 4, b की वैल्यू 1। अब जब b की वैल्यू 1 आ गई है तो उठा क्या ले चलो, पुटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3, तो a 3 है और b 1 है। क्वेश्चन पढ़ा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, उसके दोनों डिजिट्स को ऐड करो तो 9 आता है, और जो ओरिजिनल नंबर है उसमें से 27 सब्ट्रैक्ट कर दो तो नंबर के डिजिट्स पलट जाते हैं। तो आपको दोनों नंबर पता करके देने हैं। तो देखो मैंने क्या किया, ठीक है, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स, तो टेंस की प्लेस पे डिजिट है उसको एक्स मान लेंगे, एंड वंस प्लेस बी वाई, वंस की प्लेस पे जो डिजिट है उसको वाई मान लेंगे। तो देखो 2 डिजिट नंबर देते कैसे, कोई भी 2 डिजिट नंबर ना इस तरीके से होता है, 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस, ठीक है, प्लस 1 इंटू डिजिट एट वंस प्लेस। ठीक है, ये हमारा 2 डिजिट नंबर देने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें कराया भी था। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर करना है तो आप एक बार वहाँ देख लेना जाके। तो अब हमारा यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर जिसकी इस कंडीशन के हिसाब से बात चल रही है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर से पहले हम एक चीज़ तो देखें, क्या दोनों डिजिट को प्लस करो तो 9 आता है, मतलब वंस की प्लेस पे जो डिजिट और टेंस की जो प्लेस पे डिजिट है उसको प्लस करो तो 9, ये मेरी इक्वेशन 1 बन जाती है। अब क्वेश्चन, अब देखो क्या कह रहा है, इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर, तो मुझे ओरिजिनल नंबर को देखने दो। ओरिजिनल नंबर 10 और टेंस की प्लेस पे क्या है x प्लस 1 इंटू वाई, मेरा ओरिजिनल नंबर है बेटा 10x प्लस वाई, क्यों, क्योंकि टेंस की प्लेस पे x है तो x से मल्टीप्लाई करना, और वंस की प्लेस पे y है तो y की प्लेस से मल्टीप्लाई करना, ये मेरा ओरिजिनल नंबर, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। अब अगर डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स
तो जो तुम्हें न्यू नंबर मिलेगा ना, न्यू नंबर, वो क्या हो जाएगा, 10 की जगह वंस प्लेस वाला यानी y चला जाएगा और वंस की जगह पे x चला जाएगा, तो 10y प्लस x ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा कि आप अपने ओरिजिनल नंबर में से 27 माइनस कर दो तो आपको आपका न्यू नंबर मिल जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, 10x प्लस वाई, उसमें से जब तुम 27 माइनस कर दोगे तो तुम्हारा 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। ठीक है, तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y और माइनस का 27 उधर जाके प्लस 9x माइनस 9y इज इक्वल टू बेटा 27, 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई बच्चों। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे एलिमिनेशन। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 2 था x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये प्लस था तो माइनस, प्लस माइनस, ये कट गया, y प्लस वाई 2y और 9 में से 3 गया 6, तब y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू कितनी आई, 3। अब किसी भी एक इक्वेशन में y को पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, फिर x6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो ये उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अब तुम्हें दो नंबर निकालने हैं, तो द टू नंबर्स आर, पहला ओरिजिनल 63 है क्योंकि 10 की प्लेस पे 6 था ना, और जो न्यू नंबर है वो तुम्हारा 36 रिस्पेक्टिव। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो देखो क्या कह रहा है, ABCD एक रेक्टेंगल है, x और y निकालना है आपको, बाकी ये दिया हुआ है, AB 30 सेंटीमीटर है, AD 14 है x और BC x माइनस वाई है और CD जो है x प्लस वाई है। तो इसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी तो लिखना कि सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो जो तुम्हारा AB है वो CD के बराबर आ जाएगा, मतलब x प्लस वाई जो है वो 30 हो जाएगा, और फिर x माइनस वाई यानी BC जो है वो तुम्हारा AD के बराबर आ जाएगा 40। ये इक्वेशन 1, ये 2, दोनों को माइनस कर दो, यहीं प्लस था तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू बेटा 16, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब यहाँ कुछ दिया नहीं है तो आप यूनिट जरूर लिख देना, यूनिट, और फिर पुटिंग सर x22 एंड y, तो y की वैल्यू जो है 8, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू 22 यूनिट्स कितनी आ जाएगी, 22 यूनिट्स। कह रहा अरुणा के पास सिर्फ 1 और 2 रुपए के कॉइन्स हैं, ठीक है, ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर, और उसके पास टोटल कॉइन जो है वो 50 हैं और टोटल रुपए जो है वो 75 हैं। तो आपको ये बताना है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो देखो पहले ₹1 की बात की है, तो लेट द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 coins be x and y respectively। अब कह रहा दोनों के कुल मिलाकर 50 सिक्के हैं, मतलब 1 रुपए के सिक्के यानी x और 2 रुपए के सिक्के यानी y को प्लस करो तो 50 सिक्के बनते हैं। तो टोटल रुपया कितना उसके पास 75। तो अगर तुम इकट्ठा करो पैसों को, तो देखो 1 रुपए का अगर मेरे पास एक सिक्का है तो 1 रुपया बना, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपया बना, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं मेरे पास x, तो मेरा 1 इंटू एक्स अमाउंट, कितना अमाउंट बनेगा 1 इंटू एक्स। फिर अब देखो कि 2 रुपए का एक सिक्का है, 2 रुपए के एक सिक्का है तो 2 रुपया, 2 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 4 रुपया, लेकिन 2 रुपए के सिक्के कितने हैं y, तो अमाउंट कितनी बनेगी 2y, कितनी अमाउंट बनेगी 2y,
और टोटल कितने पैसे बन रहे थे 75। तो यहाँ से मेरी एक इक्वेशन और बन गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 75, इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में से 1 एलिमिनेशन लगाकर माइनस कर दो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 75 और x प्लस y इज इक्वल टू 50। तो प्लस ये माइनस 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 ये गया कट, y इज इक्वल टू 25। तो 2 रुपए के 25 सिक्के, 2 रुपए के 25 सिक्के। फिर पुटिंग y is equal to 25 in equation 1, तो x plus 25 is equal to 50, तो x की वैल्यू भी 25। लास्ट में लिख के आना कि द नंबर ऑफ रुपी 1 and रुपी 2 coins are 25 and 25 respectively। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ा, एक ट्राइंगल के 3 एंगल दिए हैं x, y और 40, और कह रहा दो x और y के बीच में जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है, तो आपको x और y निकालना है। तो एक बात समझो यार, 3 एंगल दिए ना, तो x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180 आ जाना ना। ASP ऑफ ट्राइंगल, ASP ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 140 डिग्री, इक्वेशन 1। और साथ में क्या दिया है कि x माइनस वाई जो है वो तुम्हारा 30 डिग्री, ये भी दिया इक्वेशन 2। बस कुछ नहीं करना, माइनस करो, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। तो 2y इज इक्वल टू 110, तो y की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। अब तो y की वैल्यू 55 आ गई है, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 55 इन इक्वेशन 2 में रख दो, तो x माइनस 55 इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू 30 प्लस 55, x की वैल्यू 85 डिग्री। बाद में ना इनको डब्बे में पैक करके रखाना और बढ़िया बढ़िया टीचर को दिखा देना, ठीक है, क्लियर। ये देखो, ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो एनसीईआरटी का है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पेरीमीटर को हाफ करो, पेरीमीटर को हाफ करो तो 36 मीटर आता है, और उसकी लेंथ जो है, उसकी लेंथ जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो मैंने क्या किया यहाँ पे ना, मैंने ले लिया कि लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of the rectangle garden be x meter and y meter respectively। ठीक है, तो पेरीमीटर जो है ना, पेरीमीटर वो क्या आता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, और वो कितना दिया 36 मीटर दिया। तो उधर भेज देते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा 18 आ जाएगा। ये मेरी क्वेश्चन 1 है, समझ में आ गई बात। देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ x है, ब्रेथ y है, दोनों का सम इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा हाफ दिया है, सॉरी यहाँ पे मैंने ना गलत कर दिया थोड़ा सा, एक मिनट देखो। अगर मैं बात करता, इसको थोड़ा एलेबरेट कर लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आप बोलते सर 2 टाइम्स x प्लस वाई लेंथ प्लस ब्रेथ, मैं कहूँ हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर, तो आप कहोगे सर ठीक है हाफ ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई, और ये कितना दिया है हमें 36 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मेरी एक इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ना। देखो पेरीमीटर क्या आता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, हाफ द पेरीमीटर क्या आता है हाफ इंटू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, हाफ से 2 कट गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 36, x प्लस वाई कितना है 36। अब साथ में क्या बोला है, जो लेंथ है ना इसी रेक्टेंगल की लेंथ वो 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, मतलब लेंथ हमारी x है वो 4 मीटर यानी 4 प्लस ब्रेथ। यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 4, इक्वेशन नंबर 2। मेथड लगाइए एलिमिनेशन, 1 माइनस 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब यहाँ देखो प्लस था तो माइनस प्लस
माइनस ये कट गया, 2y इज इक्वल टू 32, तो बेटा y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 16 मीटर। ये तुम्हारी ब्रेथ है, x आ जाएगा 16 प्लस 4 20 मीटर। तो द लेंथ breadth of the rectangle is r 20 मीटर एंड 16 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक, ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। कह रहा लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो दो एंगल बोले हैं, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो मैंने कहा कि लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे एक केस और दिया कि एक बड़ा एक छोटा, तो सच दैट ये भी बता दो कि मैं x को बड़ा मान रहा हूँ y से। अब क्योंकि x और y सप्लीमेंट्री है ना बेटा, तो x प्लस y दोनों एंगल को प्लस करोगे 180 आएगा, इक्वेशन 1। अब ये जब एक्सीड वाली कहानी आ जाती है ना, एक्सीड द लार्जर एक्सीड बाई स्मॉलर 18 डिग्री से, तो मैं तो पता है एक्सीड वाले कैसे कराता हूँ कि लार्जर में से जब स्मॉलर माइनस करोगे तो 18 का डिफरेंस आएगा। मैं बोलूँ मेरी उम्र तुमसे 15 साल बड़ी है, तो तुम ऐसे भी तो समझ सकते हो कि सर की उम्र में से मैं अपनी उम्र माइनस कर लूँ तो 15 साल डिफरेंस आ जाएगा, है ना, तो होगा ना। तो यही यहाँ पे एक्सीड का मतलब ऐसे ही समझो कि बड़े वाले में से जब छोटे वाले को माइनस करोगे तो 18 का डिफरेंस आएगा, ये एक्सीड का मतलब होता है। ये ज़्यादा ईजी है मेरे हिसाब से, तो कई बच्चे प्लस करके बताते हैं, कई बच्चे तो इसको प्लस करके बताते हैं कि ना x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। तो देखो अब 1 में से 2 माइनस करना था, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 162, y की वैल्यू 81 डिग्री, y की वैल्यू 81 डिग्री। अब पुट कर दो इसको इक्वेशन 1 में 2 में जहाँ मन करे, पुटिंग y is equal to 81 in equation 1, तो x plus 81 is equal to 180 डिग्री, तो x की वैल्यू 99 डिग्री। तो the two angles are 99 डिग्री and 81 डिग्री रिस्पेक्टिवली, क्योंकि मैंने पहले x का लिखा था तो x की वैल्यू पहले लिखूंगा, ठीक है, खत्म।